हेल्थ सेंटर वी कैन से फर्स्ट रेफरल यूनिट? FRU, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, कि कौन सा हेल्थ सेंटर को फर्स्ट रेफरल यूनिट कहते हैं? सब सेंटर को बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये वो रिपीटेटिव क्वेश्चन है। शुक्रिया पूजा, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है। कौन से हेल्थ सेंटर को फर्स्ट रेफरल यूनिट कहते हैं बच्चों? फर्स्ट रेफरल यूनिट कहते हैं। शाबाश, क्विक आंसर पुट करेगा। CHC ज्यादातर बच्चों ने लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को कहते हैं। ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इज बैक्टीरियोस्टैटिक? कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो है उसको बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथम्ब्यूटॉल, INH और वी कैन से रिफार्मसिन। रिफार्मसिन, क्विक आंसर पुट करिएगा। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसको हम कह सकते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक? क्या कहेंगे बच्चों? बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट वी कैन से बैक्टीरियोस्टैटिक, दैट वी कैन से बैक्टीरियोस्टैटिक। दूसरा यहां पर देखिएगा, एक होता है बैक्टीरियोसाइडल, एक होता है बैक्टीरियोसाइडल, और बैक्टीरियोसाइडल जो है इसका मतलब होता है किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने वाली ड्रग जो है वो बैक्टीरियोसाइडल है। मैंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आर वी कैन से बैक्टीरियोस्टैटिक? कौन सी ड्रग को बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं बच्चों? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, फटाफट आंसर पुट करेगा। ज्यादातर बच्चों में इथम्ब्यूटॉल लिखा, बिल्कुल सही आंसर। इथम्ब्यूटॉल के अलावा जितनी भी ड्रग है दैट ड्रग वी कैन से बैक्टीरियोसाइडल। कौन सी ड्रग होगी बच्चों? बैक्टीरियोसाइडल कहलाएगी। और ये अकेली ड्रग है, ये अकेली ड्रग दैट वी कैन कंसीडर बैक्टीरियोस्टैटिक। व्हाट वी कैन कंसीडर? बैक्टीरियोस्टैटिक बच्चों। ओके फाइन। एक और बात आपको बता देता बच्चों, स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ये क्या करता है? ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी करता है, या हम इसको बोल सकते हैं डैमेज ऑफ, या हम बोल सकते हैं डैमेज ऑफ 8th cranial nerve, डैमेज ऑफ 8th cranial nerve, या वी कैन से हियरिंग लॉस, या वी कैन से हियरिंग लॉस। कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है कि यदि किसी पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग देते हैं, उस ड्रग की वजह से क्या क्या हो सकता है। इवन ये जो ड्रग है ये प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मैं शॉर्ट स्वीट आपको क्वेरी के साथ, रिवीजन के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं बच्चों। इवन यहां पर लिखा है तो इथेम्ब्यूटोल, याद रखना, ये आई को अफेक्ट करता है। क्या करता है? ऑप्टिक नर्व डैमेज करता है। क्या करता है? ऑप्टिक नर्व डैमेज करेगा, और ऑप्टिक नर्व डैमेज करेगा तो विजन क्या हो जाएगा बच्चों? विजन लॉस हो जाएगा। आई से याद रखना, ई से याद रखना इथेम्ब्यूटोल, ई से याद रखना आई बच्चों। दूसरा आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड जो है वो मोस्ट कॉमन, आइसोनियाजिड जो है मोस्ट कॉमन टीबी ड्रग है। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टीबी ड्रग है आइसोनियाजिड। देन रिफार्मसिन क्या करता है बच्चों? रेड ऑरेंज कलर यूरिन, रेड ऑरेंज कलर यूरिन, ये इस आइसोनियाजिड के बाद रिफार्मसिन का साइड इफेक्ट है। ये शॉर्ट स्वीट आपको पुट किया बच्चों, एग्जाम में किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। दीपक परमार, शुक्रिया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो आपसे पूछेंगे इथेम्ब्यूटोल क्या करता है, तो आपको याद रखना आई को अफेक्ट करेगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज करेगा, विजन लॉस करेगा। INH क्या करता है? मोस्ट कॉमन ड्रग है। INH में याद रखना सिडेरोप्लास्टिक एनीमिया, न्यूरोपैथी में पेरिफेरल न्यूरोपैथी और हेपेटाइटिस कॉज करता है, और हेपेटाइटिस कॉज करता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर टू स्टोर DPT? DPT को स्टोर करने वाला कौन सा आइडियल टेम्परेचर होगा? रूम टेम्परेचर होगा 4 to 8 डिग्री सेल्सियस, 0 से -20, 18 to 20। क्विक आंसर लिखिएगा बच्चों। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर बी आंसर पुट किया है। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर टू स्टोर द DPT? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस, इस वैक्सीन को स्टोर करने का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? बिल्कुल 4 to 8 आपका आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज अ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, अगेन इंपॉर्टेंट MCQ,
एग्जाम में पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ एमसीक्यू है कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आपके सामने मैंने ऑप्शन लिखा है, आयरन की वजह से, प्रोटीन की वजह से, फॉलिक एसिड की वजह से, या साइनोकोबालामिन की वजह से। किसकी वजह से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कॉमनली फाइंड आउट होता है। देखना बच्चों, साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का दूसरा नाम है, और इसकी डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। कौन सा होता है? पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो ये तो होगा नहीं। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। प्रोटीन में अलग अलग है बच्चों, तो आपका सही आंसर क्या होगा? फॉलिक एसिड। दीपक परमार का बिल्कुल सही आंसर फॉलिक एसिड यहां पर राइट होगा। दैट आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या कॉज कर सकता है? मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए बच्चों, 1700 प्लस बच्चे क्लास पढ़ रहे, आपको आंसर पता है तो तुरंत आंसर लिखना, बिकॉज स्पीड मेरी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मुझे बहुत सारे एमसीक्यू आपको करवाने हैं। एक सुपर रिवीजन आपको करवाना है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपको प्राउड फील हो कि जो सर ने हमें पढ़ाया वो सब कुछ एग्जाम में आया। तब तो पढ़ाने का मजा है, तब उस कंटेंट को आप तक लाने का मजा बच्चों। इसलिए जब आप BRCHO का पेपर देके बाहर निकलोगे तो जरूर बताइए कि सर आपकी मेहनत का क्या क्या कंटेंट एग्जाम में आपको मिला है। मैं हमेशा कहता हूं कि स्पीड मेरी यहां ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कवर करने हैं। इसलिए आपको क्विक रिस्पॉन्स करना है और फटाफट आगे बढ़ना है, फटाफट आगे बढ़ना बच्चों। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि पार्शियल हिस्टेक्टमी इज द। देखिए पहली बात तो हिस्टेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूट्रस। और ये यूट्राइन कैंसर में, फाइब्रोइड यूट्रस में फाइंड आउट हो सकता है। क्वेश्चन कहता है कि पार्शियल हिस्टेक्टोमी क्या होता है। पार्शियल हिस्टेक्टोमी क्या होता है? ऑप्शन लिखा, रिमूव 2/3 ऑफ यूट्रस, रिमूवल ऑफ सर्विक्स एंड यूट्रस, रिमूवल ऑफ यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना, या ये तीनों सही है, या ये तीनों सही है बच्चों। फटाफट आंसर पुट करिएगा। सॉरी, पार्शियल का मतलब होता है हाफ। पार्शियल वर्ड जहां पर भी आ जाता है तो आधा बोलते हैं। पार्शियल जहां पर भी पूछा जाए तो आधा लिखना बच्चों। मैंने कहा पार्शियल हिस्टेक्टोमी इज द, क्या है मीनिंग, क्या है? हिस्टेक्टोमी तो सबको पता है कि रिमूवल ऑफ यूट्रस होता है, बट चारों में से आपको सही आंसर पुट करना है कि पार्शियल हिस्टेक्टोमी का मीनिंग होगा क्या। 2/3 यूट्रस को निकालना होगा, सर्विक्स यूट्रस दोनों को निकालना होगा, यूट्रस सर्विक्स साथ विजाइना को निकालना होगा बच्चों। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर मिक्सअप आंसर दिया है। पार्शियल का मतलब मैंने पहले ही ऑप्शन के अंदर लिख रखा है 2/3 ऑफ यूट्रस, क्योंकि जब यूट्रस के साथ सर्विक्स को निकालेंगे तो ये पार्शियल कहां से हो गया? यूट्रस तो पूरा आ रहा है, यूट्रस तो पूरा आ रहा है ना भाई। मैंने क्लियर लिखा है, जब यूट्रस को आधा निकाल, यूट्रस का निकालने का मतलब ही हिस्टेक्टमी होता है। हिस्टेक्टमी का मीनिंग क्या होता है? टू रिमूव ऑफ यूट्रस। बाकी यहां मैंने यूट्रस के साथ सर्विक्स लिख दिया, या यूट्रस के साथ सर्विक्स और विजाइना दोनों लिख दिया, तो डेफिनेटली था तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए राइट होगा। मैं तीनों को बता देता हूं। मैंने टोटल हिस्टेक्टमी का मतलब होता है सर्विक्स और यूट्रस दोनों, सर्विक्स और यूट्रस। ये आपका सर्विक्स और ये यूट्रस जो है, ये दोनों को निकालते हैं तो कहलाती है बच्चों टोटल हिस्टेक्टमी। क्लियर? टोटल हिस्टेक्टमी मतलब सर्विक्स ऑलमोस्ट कनेक्टेड विद द यूट्रस। एक और इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा जो रेडिकल, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने मास्टेक्टमी के क्वेश्चन में पढ़ेंगे आगे। रेडिकल हिस्टेक्टमी में क्या बोलते हैं? एक तो ये सर्वाइकल कैंसर का मेन सर्जिकल मैनेजमेंट है, इसमें तो हम तीनों को निकाल लेते हैं, तीनों को निकाल लेते हैं, यूट्रस को, सर्विक्स को, वेजाइना को, तीनों को जब निकालेंगे वो रेडिकल वर्ड कहलाएगा। रेडिकल का मतलब यूट्रस के साथ साथ सर्विक्स को भी, वेजाइना को भी, दैट वी कैन से रेडिकल हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी का मतलब क्या कहा था बच्चों? रिमूवल ऑफ यूट्रस, दैट वी कैन से हिस्टेक्टमी। रेडिकल का मतलब साथ साथ में और कौन कौन से ऑर्गन को हम रिमूव कर सकते हैं बच्चों? बेबी राणा डोनेटिंग 100 रुपीज, क्या बात है, बेबी राणा डोनेटिंग 100 रुपीज टू द JINC स्टूडेंट फंड, स्टूडेंट फंड। शुक्रिया, शुक्रिया बेबी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट लिखा है कि वेजाइनल अप्रोच जो है, जब भी हम हिस्टेक्टमी करते हैं, जब भी हम हिस्टेक्टमी करते हैं तो वेजाइनल जो अप्रोच है, वेजाइनल जो अप्रोच है वो मोस्ट कॉमनली प्रीफर करते हैं जब भी हिस्टेक्टोमी करना होता है, जब भी हिस्टेक्टोमी करना होता है।
तो दैट वी कैन से मोस्ट कॉमन अप्रोच विल यूज फॉर डूइंग द हिस्टेक्टोमी, मतलब वेजाइना के द्वारा यूट्रस के साथ सर्विक्स को भी रिमूव किया जा सकता है। याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, इन चिल्ड्रन विच डिजीज अकर ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। देखिए एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फिर से आपके सामने है, बच्चों में प्रोटीन डेफिशिएंसी में कौन कौन सी डिजीज डेवलप हो सकती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह कौन कौन सी डिजीज डेवलप हो सकती है। मरासमस लिखा है, क्वाशोरकर लिखा है, बैरी लिखा है, स्कर्वी लिखा है, और आपको अच्छे से पता होगा ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, जहां पर हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है बच्चों, जहां पर हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, मैंने क्लियर लिखा है कि प्रोटीन की कमी की वजह से कौन सा डिजीज होता है। बिल्कुल पीके याद है, क्वाशोरकर लिख रहे हैं बच्चों, बिल्कुल क्वाशोरकर जो है ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से है, और मरासमस जो है ये कैलोरी की डेफिशिएंसी से बच्चों, कैलोरी की कमी से मरासमस होता है, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से दैट वी कैन से क्वाशोरकर। बेरी जो है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, इसका नाम है थायमिन, और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी। क्या होता है बच्चों, स्कर्वी होता है। बेरी कॉज बाय विटामिन B1 डेफिशिएंसी, जिसको हम थायमिन डेफिशिएंसी बोलते हैं। इवन एक और बात बता दो, एल्कोहल वाले पेशेंट को ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कौन सी डेफिशिएंसी होता है। जो दारू पीता है बच्चों, जो अल्कोहल इनटेक करता है, उसकी वजह से पेशेंट को थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। एग्जाम का एमसीक्यू, अल्कोहल वाले पेशेंट को कौन से विटामिन B1 में कौन सा थायमिन बोलते हैं, जिसको थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चों। इसके अलावा बेरी दो टाइप्स की होती है, वेट बेरी सबको पता है, हार्ट फेलियर कॉज करती है, और ड्राई बेरी जो है एन्सेफेलोपैथी करता है और कोर्साकॉफ सिंड्रोम करता है। दोनों का पर्पस अलग है, बट याद रखना हार्ट फेलियर वाला क्वेश्चन आता है कि बेरी में कौन सी टाइप्स ऑफ बेरी आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज हार्ट फेलियर। याद रखना बच्चों, हार्ट फेलियर में वेट बेरी, और दूसरा ड्राई बेरी जो है एन्सेफेलोपैथी और कोर्साकॉफ सिंड्रोम कॉज करता है बच्चों। द लीडिंग चाइल्डहुड इन्फेक्शन, फिर से इंपॉर्टेंट, चाइल्डहुड इन्फेक्शन में सबसे लीडिंग कौन सा है, चाइल्डहुड इन्फेक्शन में सबसे लीडिंग इन्फेक्शन कौन सा है। क्या मेनिंजाइटिस को बोल सकते हैं, क्या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को बोल सकते हैं, क्या नेफ्राइटिस को बोल सकते हैं, क्या हेपेटाइटिस को बोल सकते हैं। और ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है बच्चों, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है। मैंने क्लियर पूछा है कि लीडिंग चाइल्डहुड बच्चों में लीडिंग इन्फेक्शन चारों में से कौन सा है, लीडिंग इन्फेक्शन चारों में से कौन सा बच्चों में। शुक्रिया दीपक, कैरी ऑन। बिल्कुल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अविनाश सिंह ने सही आंसर लिखा है। ज्यादातर बच्चे बी लिख रहे हैं, कुछ तो अभी भी बदमाशी करके मेनिंजाइटिस लिख रहे हैं। अरे बेटा, बच्चों के लिए हमेशा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट याद रखना। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, इसको मोस्ट कॉमन, ध्यान से देखना, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। आपकी बॉडी का मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। दूसरा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, दैट वी कैन से सेकंड मोस्ट कॉमन बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी का। और यूटीआई जो है मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, इसी को हम बोलते हैं मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद सबसे ज्यादा डेवलप होने वाला इन्फेक्शन कौन सा है। यूटीआई लिखना बच्चों, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। आंसर यूटीआई बिकॉज हॉस्पिटल में एंटर होने के बाद में प्राउन टू गेटिंग क्या होता, पेशेंट को यूटीआई होने के चांसेस सबसे ज्यादा डेवलप होता है बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चिल्ड्रन एज 1 to 3 years शुड हैव देयर वेट चेक्ड वंस इन। मतलब बच्चे का जो उम्र है वो 1 से 3 साल का बच्चा है, तो उसका वजन जो है वो कितने टाइम में चेक करना है, 6 मंथ में, 5 मंथ में, 3 मंथ में, और वी कैन से 4 मंथ में। चाइल्ड एज 1 to 3 years शुड हैव देयर वेट चेक्ड वंस इन, एटलीस्ट एक बार कब चेक करना। शुक्रिया नागेश चौहान, फंटास्टिक पार्टिसिपेशन माय लविंग फाइटर्स। क्लियर लिखा है, चिल्ड्रन एज 1 to 3 years शुड हैव देयर वेट चेक्ड वंस इन। कब चेक करना चाहिए बच्चों, थोड़ा स्पीड अप रखिएगा बच्चों।
शुक्रिया शुक्रिया। ए यहाँ आंसर मिल रहा है, कुछ बच्चों का बी मिल रहा है। हमेशा याद रखना 1 से 3 साल के बच्चा है तो हर बार हर 3 मंथ से बच्चे का वेट चेक करना है। आप शायद क्वेश्चन को समझ नहीं पाए बच्चों, आपने क्वेश्चन को नहीं समझा। क्वेश्चन क्या कहता है, 1 से 3 साल का बच्चा है, उस बच्चे का कम से कम वेट जो है हर कितने ड्यूरेशन से चेक करना चाहिए। ये एमसीक्यू पूछा था और आपने शायद डबल तिबल का सोच लिया होगा, तो यहाँ सी राइट आंसर होगा, दैट वी कैन से 3 मंथ। हर 3 मंथ से बच्चे का वजन चेक करना है। और आई वॉज क्लियरली मेंशन, नागेश बिल्कुल सही, हर 3 मंथ से चेक करना है। देखिए कुछ बच्चे बीच में बदमाशी कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस धोखा दे रहा बच्चों को, क्योंकि वो क्वेश्चन आधा ही पढ़ा। कभी सोचते वेट डबल पूछा होगा, वेट ट्रिपल पूछा होगा, है ना। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को जानने की कोशिश करो, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैंने यहाँ लिखा चिल्ड्रन है, उम्र 1 से 3 साल है। सभी को पता है 1 से 3 साल का बच्चा जो है और शुड हैव देयर वेट चेक्ड वंस इन, मतलब उस बच्चे का वजन चेक करना है तो एटलीस्ट कितने टाइम में चेक करना है, एटलीस्ट कितने टाइम में चेक करना है। तो आपको आंसर 3 मंथ लिखना। ये जिन्होंने गलत किया ना बच्चों, उन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं अभी आपको बता रहा हूं, दे डिडंट ट्राई टू रीड आउट, पढ़ना ही नहीं चाहा उन्होंने तो सिर्फ ये लगा कि सर ने पूछा वेट डबल कब हो रहा है, ट्रिपल कब हो रहा है। अरे नादान बच्चों, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो। और अब एक गुड न्यूज आपको फिर से देता हूं। गुड न्यूज ये है कि आपने देखा होगा आज हम पढ़ रहे हैं बिहार सीएचओ की स्पेशल क्लास। इससे पहले जब बिहार स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ तब हमने मेगा क्लास कंडक्ट की, और बिहार स्टाफ नर्स में जो रिजल्ट जेआईएनसी डिजिटल और जेआईएनसी ऑफलाइन बच्चों ने दिया है वो रियली प्राउड मोमेंट है। और मैं कुछ बच्चों ने जिन्होंने डाटा मेरे पास भेजा है, मैं उन बच्चों से आपसे ऐड के द्वारा रूबरू करवाता हूं कि ये बच्चे बिहार स्टाफ नर्स में सेलेक्ट हुए। यहां ध्यान से देखिएगा, जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर के द्वारा बिहार स्टाफ नर्स में चयनित जेआईएनसी के सितारे मिस रसूला, शी इज अ ब्रिलियंट गर्ल, रेखा यादव, ताराचंद सैनी, ओम प्रकाश शर्मा, सुरेश सेपट, वीरेंद्र सिंह यादव, पवन कुमार सैनी, मिस प्रियंका, देन सुमित चौधरी, संदीप कुमार सैनी, कैलाश सबालनिया, तरुण जांगीड़, अमित चौहान, प्रवीण कुमार दाऊ, रामा अवतार, मदन पुरी, देन निखिल चौधरी, दिनेश कुमार बाजिया, घनश्याम नागर, सीनू, बालकृष्ण, प्रेमा राम, कुलदीप सिंह राजावत, देन सुल्तान सिंह, राकेश कुमार भडाला, विकास कुमार सैनी, महेश चंद शर्मा, रियाज शेख, मोहनलाल बेरवा, मिस अनुराधा, मनप्रीत मान, देन अनिल कुमार, बलवीर, दिलखुश प्रजापत, राकेश कुमार, ताराचंद, जोगेंद्र सिंह, टीकम सिंह, प्रकाश शर्मा, मिस्टर प्रकाश शर्मा, देन शिविकांत सैनी, सुल्तान सिंह, मिस्टर मनोज कुमार, हेमराज मीना, अतुल, रवि कुमार, दिलखुश मीना, आनंद सिंह, देन दिनेश कुमार बिलोनिया, लेखराज गुर्जर, विकास कुमार वर्मा, घनश्याम वर्मा, सोनी, डूंगर राम, प्रियंका माली, अजीत महरिया। ये वो जेआईएनसी जोधपुर से पढ़ के बिहार स्टाफ नर्स में लगने वाले कुछ एग्जाम्पल मैंने पुट किए। अभी भी गिनती खत्म नहीं हुई है, बहुत सारे बच्चों का डाटा अभी तक आ चुका है। लगातार उनका डिटेल नोट करने के बाद डाटा कवर किया जा रहा है और आपके सामने आते हैं। ये बच्चों वो अचीवमेंट, रियल अचीवमेंट जिसको बोलते हैं ना, कि बड़ी बड़ी बातें ना करके जमीनी वर्क करने के बाद जेएनसी परिवार में पढ़ करके वो बच्चे अपने ना फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ऑफिसर बने। दिस इज द प्राउड मूवमेंट। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन दोज हु आर गेटिंग सिलेक्शन, जो अपने आप को बिहार स्टाफ नर्स में सेलेक्ट किया है। जेएनसी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच के बच्चे। अभी बहुत सारे बच्चों का डाटा बाकी है। हम कहते नहीं, बच्चों करके दिखाते हैं। और बड़ी बड़ी बातें फेंकना हमें नहीं आता, बट जमीनी मेहनत हम भी करते हैं। और जेएनसी में पढ़ने वाला वो हर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर करता है, जिनका रिजल्ट आपके सामने। ये वो बच्चे जिन्होंने मेहनत की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस द्वारा
आज उन्होंने अपना एक सपना पूरा किया। और मैं इन सभी बच्चों को अगली टास्क देना चाहता हूं। जो भी बच्चे बिहार स्टाफ नर्स में सेलेक्ट हुए हैं, उनका अगला सपना नॉर्सेट 2021 होना चाहिए बच्चों। सपना अचीव करना, फिर सपना बनाना, आपका कॉन्फिडेंस आपको आगे ले जाएगा और नेक्स्ट टारगेट जो आपका होगा और नॉर्सेट 2021 होगा। अब और शिद्दत से मेहनत करिएगा, बिकॉज यू हैव कैपेबिलिटी टू डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। जो आपने करके दिखाया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट देखिएगा, जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से रन करने वाले लगभग 20+ कोर्सेस। जो बच्चे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जेएनसी परिवार से जुड़ा हुआ है, देखिए सीआरपीएफ, ऑल सीएचओ, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, पीबीबीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एम्स नॉर्सेट टेस्ट सीरीज, लाइव एमसीक्यू बैच और कंप्लीट नॉर्सेट का ऑनलाइन कोर्स। साथ में ऑल सीएचओ सीआरपीएफ की टेस्ट सीरीज के साथ साथ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस का, मतलब जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नर्सिंग फील्ड से रिगार्डिंग हर कोर्स का ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है प्राइस के साथ। जो बच्चा परचेज करना चाहता है, प्ले स्टोर पे जाए, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करें, मेल आईडी से लॉगिन करें। मेल आईडी से लॉगिन करते माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, लॉगिन करने के बाद आप इनमें से जो कोर्स की आपको जरूरत है वो कोर्स आप परचेज कर सकते हो बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं बच्चों कि द बेस्ट टेक्निक फॉर द रिफ्यूज डिस्पोजल इन हॉस्पिटल। देखना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का या हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ध्यान से देखने की कोशिश करना। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है कि द बेस्ट टेक्निक फॉर द रिफ्यूज डिस्पोजल इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में रिफ्यूज करने का बेस्ट टेक्निक क्या है डिस्पोज करने का? ऑप्शन लिखा बर्न करना, देन लिखा है डंप करना, देन लिखा है कंपोस्टिंग करना, या ये तीनों सही है? सोच के आंसर देना बच्चों, सोच के आंसर देना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी क्लियर लिखा है, यहां पर क्लियर मेंशन किया कि बेस्ट टेक्निक फॉर रिफ्यूज डिस्पोजल इन हॉस्पिटल। वेस्ट को डिस्पोज करने का बेस्ट टेक्निक क्या है? बेस्ट टेक्निक क्या? कैलाश सैनी, कांग्रेचुलेशन। बेस्ट टेक्निक क्या? 4 ऑप्शन आपके सामने, बर्निंग, डंपिंग, कंपोजिंग। गलत नहीं होना चाहिए, मैंने इंसिनरेशन नहीं लिखा। ब्रजेश, डोंट ट्राई टू ओवरस्मार्ट योरसेल्फ। ऑप्शन को देख के आंसर देने की आदत डालें। चारों में से राइट कौन सा होगा? चारों में से राइट कौन सा होगा? गलत आंसर जा रहे हैं बच्चों। जब भी डिस्पोज करना होता है तो आपको बच्चों बर्न करना होता है, दैट यू कैन से बर्न। आपने सुना इंसिनरेशन, आपने सुना इंसिनरेशन, इंसिनरेशन सुना होगा। आपको इंसिनरेशन वर्ड नहीं दिखा तो आपने कुछ भी लिखना शुरू कर दिया। बर्न करना, और बर्न करके ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, राख में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए फर्दर इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। फर्दर इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इंसिनरेटर में डालना है और इंसिनरेटर में डाल के क्या कर देना? बर्न कर देना है। उससे क्या हो जाएगा? ऐश बन जाएगा और फर्दर इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांसेस जो है वो कम हो जाएगा बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लेबोरेटरी रिजल्ट ऑफ एचआईवी एड्स। कौन सा जो है एचआईवी एड्स के लिए लेबोरेटरी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है? CD4 सेल काउंट रिड्यूस, देन T lymphocyte काउंट इंक्रीज, देन WBC काउंट इंक्रीज, देन PCR इज नेगेटिव। क्विक आंसर लिखिएगा बच्चों, क्विक आंसर लिखने माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। कौन सा जो है लेबोरेटरी रिजल्ट ऑफ एचआईवी एड्स का है? एचआईवी एड्स का कौन सा लेबोरेटरी रिजल्ट है बच्चों? फटाफट आंसर लिखिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल इकबाल खान, राख कर देना, बिल्कुल सही। देखिए पीसीआर हमेशा पॉजिटिव आएगा यदि पेशेंट को एचआईवी होगा, तो ये तो नहीं। यहां पर WBC काउंट यहां पर डिक्रीज होना चाहिए, यहां क्या लिखा? इंक्रीज, ये भी नहीं है। T lymphocyte काउंट जो है ये यहां पर डिक्रीज होगा, यहां इंक्रीज नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन राइट पुट करने का, और आपने सही 100% बिल्कुल दीपक परमार सही आंसर पुट किया आपने। CD4 सेल जो काउंट है, CD4 सेल काउंट यहां पर रिड्यूस होगा। याद रखना, एड्स की जब भी हम बात करते हैं तो एड्स के अंदर या तो अडल्ट का पेशेंट यदि अडल्ट है तो बच्चों वेस्टर्न ब्लॉट जो है ना, वेस्टर्न, याद रखना वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न जो ब्लॉट है ये कंफर्मेटिव टेस्ट है। और लेस देन 18 मंथ का यदि बच्चा है
18 मंथ का बच्चा है तो पीसीआर यहां पर कंफर्मेटिव टेस्ट होगा, पीसीआर यहां पर कंफर्मेटिव टेस्ट होगा। और CD4 सेल काउंट भी लेस देन 200 है। और ये कौन कहता है बच्चों? WHO कहता है। कौन कहता है? WHO कहता है कि दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग CD4 सेल का काउंट जो है वो 200 से कम होगा, वी कैन कंसिडर HIV पॉजिटिव। नॉर्मली CD4 सेल जो है 600 to 1200 होता है, 600 से 1200 होता है। और ये लेस देन 200 इंडिकेट अकॉर्डिंग टू WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि लेस देन 200 होगा, वी कैन कंसिडर HIV पॉजिटिव। व्हाट वी कैन कंसिडर? HIV पॉजिटिव। एक और बात याद रखना, 1 दिसंबर जो है वर्ल्ड एड्स डे मनाते बच्चों। वर्ल्ड एड्स डे जो है वो मनाते। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर। और पहला HIV पॉजिटिव केस जो है वो कहां फाइंड आउट हुआ? वो चेन्नई में 1986 में, चेन्नई में बच्चों। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी फेल्ट बाय द मदर आर नाउन एज। पहला मूवमेंट बच्चे का जो मदर फेल्ट करती है। थैंक यू प्रिया बी सिंह। पहला वो मूवमेंट बच्चे का जो मदर फेल्ट करती है बच्चों, हियर यू कैन सी लाइटनिंग, एंगेजमेंट, क्विकनिंग, बलॉटमेंट। चारों में से राइट आंसर पुट करना बच्चों। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन जरूर हो सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन जरूर। बिल्कुल अनुष्का गुप्ता और मेहनत करेंगे बच्चा, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हम और जी जान से मेहनत करेंगे हर एग्जाम के लिए, अपने फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। लाइटनिंग, एंगेजमेंट, क्विकनिंग, बलॉटमेंट, 4 आंसर है। पहला मूवमेंट बेबी फेल्ट बाय द मदर। मदर के द्वारा बच्चे का पहला मूवमेंट को फेल्ट करना क्या कहलाता है? क्विकनिंग। लगातार आंसर आ रहा है बच्चों, क्विकनिंग लगातार आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही। पहला मूवमेंट हमेशा क्विकनिंग होता है। पहला मूवमेंट हमेशा मदर जब फेल्ट करती, बच्चा उनके यूट्रस में मूव कर रहा है, दैट मूवमेंट वी कैन से क्विकनिंग। बाकी बलॉटमेंट में क्या होता है? फिंगर को इंसर्ट करते हैं तो धीरे से पेशेंट का जो यूट्राइन पोर्शन है ऊपर की ओर मूव ऑन करेगा, दैट वी कैन से बलॉटमेंट। व्हेन विल बी फर्स्ट 2 लोअर सेंट्रल इंसाइजर? एक क्वेश्चन दांत का हमेशा आता है, टीथ का हमेशा आता है। पहले फर्स्ट 2 लोअर सेंटर जो इंसाइजर है ये कब आ जाते? उम्र पूछिए। 2 से 3 मंथ की उम्र में, 1 से 2 ईयर की उम्र में, 10 से 12 मंथ और 6 से 8 मंथ। पहले देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। रश्मि बिल्कुल करेंगे बेटा। व्हेन विल बी द फर्स्ट 2 लोअर सेंट्रल इंसाइजर इरप्ट? पहले नीचे के 2 लोअर सेंट्रल इंसाइजर कब इरप्शन होता है, कब आता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। आपको आंसर लिखना, ABCD में से एक राइट करना बच्चों। फटाफट आंसर लिखिएगा, क्विक आंसर लिखिएगा। ज्यादातर बच्चों ने यहां पर डी मेंशन किया है, डी मेंशन किया हुआ। बिल्कुल सही आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं बहुत सारे MCQ शॉर्टली रिवाइज करवा देता हूं। टीथ की हम बात करते हैं बच्चों। टीथ 2 प्रकार का होता है, याद रखना। टेम्पोररी टीथ याद रखना, मिल्क टीथ याद रखना, देन डेसिडुअस टीथ याद रखना। टेम्पररी, मिल्क टीथ और वी कैन से डेसिडुअस टीथ याद रखना। ये जो है ये टोटल जो 20 होगा, नंबर में 20 होगा। इनका जो इरप्शन है, मतलब ये दांत आना स्टार्ट कब होता है? 6 मंथ में। और इनका कंप्लीट इरप्शन जो है वो 24 मंथ में हो जाता है। जब बच्चे की उम्र 2 साल की होती है तो ये 20 दांत, 10 ऊपर के जबड़े के, 10 नीचे के जबड़े के, अपर जो लोअर जो 10 टीथ कंप्लीट हो जाता है। 6 मंथ की एज में आना स्टार्ट होता है, 24 मंथ की एज में पूरा आता है। और सबसे पहले कौन आएगा? लोअर सेंटर इंसाइजर, नीचे का टीथ सबसे पहले आएगा। वहीं बच्चों हम बात करें परमानेंट टीथ या अडल्ट टीथ, ये नंबर में 32 होते हैं। और इनका इरप्शन 6 ईयर में स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है बच्चों 70 to 21 ईयर, लगभग 21 साल की उम्र में कंप्लीट होता है। याद रखिएगा, अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में अलग अलग MCQ आपसे पूछा जा सकता है। यू विल पुट द राइट आंसर एवरी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ बिहार दिवस? देखिए मेरे बच्चों, बिहार के प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स जो बिहार CHO का एग्जाम दे रहे हैं, कि कौन से डे सेलिब्रेट करते हैं? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? MCQ क्या कहता है?
बिहार दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों। 22 मार्च को हर साल, 12 मार्च को, 20 मार्च को, 24 मार्च को। हम बात करें बिहार दिवस की, हम बात करें आपसे बिहार दिवस की कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। क्विक आंसर लिखना बच्चों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? हैप्पी बिहार दिवस। फटाफट आंसर लिखना, कौन से डे को मनाया जाता है? 22 मार्च बच्चे आंसर लिख लें, कुछ 24 मार्च लिख रहे हैं। ये तो हमें बिहार के जितने भी मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हैं उनको आंसर तो पता होना ही चाहिए। बिहार दिवस मैक्सिमम बच्चों ने 22 मार्च लिखा है और 22 मार्च आपका आंसर सही है। मैं बता देता हूं, लगभग 1912 से बिहार दिवस मनाया जा रहा है। 1912 को स्टार्ट किया था बिहार दिवस 22 मार्च को, क्योंकि इसी दिन बिहार बना, तो बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चों। फंटास्टिक पार्टिसिपेशन। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पूछे बिहार में तो लिखना बच्चों 38, 38 जिले हैं बिहार में। 38 जिले डिस्ट्रिक्ट है बच्चों। एग्जाम में पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितने डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, तो बच्चों लिखना 38। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन्फेक्शन नॉन शार्प वेस्ट। देखिए एक और हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का एमसीक्यू है। नॉन शार्प वेस्ट जो है इसको हम किस में कलेक्ट करेंगे? किस में कलेक्ट करेंगे? क्या येलो बैग में, रेड बैग में, ब्लू बैग में, ब्लैक बैग में? हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का एमसीक्यू है। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट का एमसीक्यू है कि हम इन्फेक्शन नॉन शार्प, नॉन शार्प जो है मतलब हम कह सकते हैं वो ड्रेसिंग मटेरियल हो सकता है, ड्रेसिंग मटेरियल हो सकता है। तो हम किस में कलेक्ट करेंगे? चारों में से किस में कलेक्ट करेंगे? बताइएगा फटाफट, फटाफट बताइएगा। येलो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। येलो बैग में, इवन ड्रेसिंग का मटेरियल भी हम येलो बैग में कलेक्ट करते हैं बच्चों। हाउ मच रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ प्रेग्नेंट मदर? मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट मदर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ जाती है? कितना प्रोटीन एक्स्ट्रा चाहिए प्रेगनेंसी टाइम बच्चे को ग्रोथ करने के लिए बच्चों? ऑप्शन लिखा है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ऑप्शन लिखा है 15 ग्राम, ऑप्शन लिखा है 25 ग्राम, ऑप्शन लिखा है 5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। क्विक आंसर पुट करना बच्चों, क्विक आंसर पुट करना। गलत हुआ मार पड़ेगी बदमाश बच्चों को। फटाफट आंसर लिखिएगा। प्रेगनेंसी टाइम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ जाती है प्रेग्नेंट मदर में? ये एमसीक्यू आपसे पूछा है, ये एमसीक्यू आपसे पूछा फ्री है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आंसर आपको पुट करना। कुछ बच्चे 15 ग्राम, कुछ 65 ग्राम, कुछ 25 ग्राम, कुछ 550 ग्राम। चौके छक्के मार दिए तुमने, क्या बात है, क्या बात है। चौके छक्के नहीं, सिर्फ डिफेंसिव खेलो, जहां जरूरत है वहां शॉट मारो। बी लिख रहे या बिल्कुल 25 ग्राम नहीं है। अविनाश गलत आंसर बेटा। देखिए नॉर्मली जो रिक्वायर 15 राइट होगा। नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट है एक अडल्ट में 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ध्यान से देखना, आपका वजन 50 केजी है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए रे बदमाश बच्चों। 50 ग्राम चाहिए, ये नॉर्मल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। बट याद रखना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, याद रखना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है, सपोज 50 किलो वेट है तो प्लस 15 हो जाएगा। और बच्चों ड्यूरिंग लैक्टेशन, ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब लैक्टेशन का टाइम आएगा तो 50 प्लस कितना हो जाएगा? 25। लैक्टेशन का मतलब होता है जब मदर जो है बच्चे को फीडिंग करवा रही है, जब मदर जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है, वो लैक्टेशन पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? लैक्टेशन पीरियड कहलाता है। वहां पर जो है ये जो है इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, ए बेबी विल बी एबल टू होल्ड इट्स हेड। ए बेबी विल बी एबल टू होल्ड इट्स हेड बाय, बच्चा जो है अपनी गर्दन कब होल्ड करने लग जाता है? शुक्रिया दिनेश यादव, लव यू टू माय डियर। बच्चा जो है अपनी गर्दन को कब होल्ड करने लग जाता है? 6 मंथ में, 1 मंथ में, 9 मंथ में, 3 मंथ में। 3 मंथ में ध्यान रखिएगा, बच्चा कब अपनी गर्दन को होल्ड करने लग जाता है। मैंने यहाँ पर क्लियर मेंशन किया है, आपको आंसर भी क्विक पुट करना होगा बच्चों। व्हेन द बेबी विल होल्ड द नेक या व्हेन द बेबी विल एबल टू होल्ड द हेड, कौन सी उम्र में? 6 मंथ, 2 मंथ। हाँ, सब आंसर लिखो, एक राइट होगा। चारों लिख दो बच्चों, एक राइट हो जाएगा बदमाश बच्चों। चारों लिख दो। एक पूछा है आपको, एक पूछा है गर्दन होल्ड का पूछा है। लवी
लवली सत्यम गर्दन होल्ड का पूछा, नेक होल्डिंग का पूछा है। बच्चा अपनी गर्दन को होल्ड 3 महीने में करने लग जाता है, याद रखना 3 मंथ राइट होगा, 3 मंथ राइट होगा बदमाश बच्चों, 3 मंथ। शुक्रिया सीमा कुमारी, 3 मंथ में राइट होगा बच्चों। क्वेश्चन कहता है कि विच इज द यूज ऑफ जेड ट्रैक टेक्निक ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, विच इज यूज ऑफ जेड ट्रैक टेक्निक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू रिड्यूस पेन, to prevent backward leakage of the medication, to avoid puncturing a blood vessel, to allow drug to be spread over a large area of tissue। कि हम Z ट्रैक टेक्निक क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। Z ट्रैक मेथड हम क्यों यूज करते हैं? 4 ऑप्शन दिया है, पेन को कम करने के लिए, बैकवर्ड लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, पंचर ब्लड वेसल्स को प्रिवेंट करने के लिए, या ड्रग को स्प्रेड होने के लिए। अब आंसर पुट करेगा, अब आंसर पुट करेगा बच्चों। आसान एमसीक्यू है, क्वेश्चन आसान है बट सोचना पड़ेगा। मैंने जेड ट्रैक का पर्पज पूछा है, मैंने जेड ट्रैक का पर्पज पूछा है कि जेड ट्रैक टेक्निक हम क्यों यूज करते हैं। मैक्सिमम बच्चे लिख रहे हैं प्रिवेंट बैक फ्लो, या बिल्कुल बी जिन्होंने लिखा है, बी जिन्होंने लिखा उनका आंसर यहां पर सही होगा। देखिए मैं बताना चाहता हूं बच्चों, इंट्रामस्कुलर की मैं बात करूं, जेड ट्रैक जो टेक्निक है, और मैं आपको बता देता हूं जितने भी बच्चे क्लास को वॉच कर रहे हैं इनमें से 99% बच्चे जो है वो जेड ट्रैक मेथड से लगाते हैं। 99% बच्चे हैं जो जेड ट्रैक मेथड से लगाते हैं। जेड ट्रैक टेक्निक पर्टिकुलर ड्रग में यूज करते हैं, और आप तो परमानेंट जेड ट्रैक। जेड ट्रैक का मतलब क्या होगा, देखिए जेड ट्रैक का मतलब क्या होता है। सपोज आपने स्किन को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद निडल को इंसर्ट किया, इंसर्ट करके ड्रग को इंसर्ट कर दिया और निडल को निकाला, तो स्किन वापस अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन में जाएगा। तो जो ओपनिंग हुआ था निडल से वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जो ओपनिंग हुआ था वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जो ड्रग जो आपने डाली वो ड्रग वापस नहीं आएगी, ड्रग जो है वो वापस नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूं बच्चों, एक सच्चाई बताता हूं, जेड ट्रैक में क्या करते हैं। जेड ट्रैक में क्या करते हैं, ये पेशेंट है, ये पेशेंट का बटक्स है, ये पेशेंट का बटक्स है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। इस बटक्स को 4 भाग में डिवाइड करते हैं, आउटर अपर क्वाड्रेंट के सेंटर में लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्किन को ऐसे होल्ड करते हैं, होल्ड करके निडल को प्रिक करते हैं, पिस्टन को खींचते हैं, फिर सब्सटेंस को पुट करते हैं, फिर निडल को निकाल लेते हैं। दिस इज द जेड ट्रैक मेथड, दिस इज द जेड ट्रैक मेथड। और नॉर्मली कैसे लगाना होता है, ये बटक्स है, या हाथ को रखना है, स्किन को नहीं पकड़ना। आपको डर लगता है कि कहीं निडल पेशेंट को बोन या अदर जगह प्रिक ना हो जाए, आप आसपास की पूरी स्किन को पकड़ के इकट्ठा कर लेते हैं, फिर निडल को डालते हो। जेड ट्रैक मेथड कहलाता है बच्चों। आपको सिर्फ हाथ रखना है और सीधा निडल को प्रिक करना है। दैट टेक्निक वी कैन से इंट्रामस्कुलर इनटू द मसल्स, दैट टेक्निक वी कैन से इंट्रामस्कुलर। इसीलिए नेवर ट्राई टू पुट लाइक दैट। जेड ट्रैक में एक आपने सुना बच्चों, जेक्टोफर, आपने सुना होगा। जेक्टोफर जो है ये आयरन सप्लीमेंट इंजेक्शन है बच्चों, आयरन सप्लीमेंट है। इसको हम जेड ट्रैक मेथड से लगाते हैं। याद रखना, हर जगह जेड ट्रैक को यूज नहीं करना, हर जगह जेड ट्रैक को यूज नहीं करना है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना चाहता हूं। हमने सीखा तो फर्स्ट ईयर में था इंट्रामस्कुलर लगाना, बट आदत अपनी आज भी नहीं गई है। सीखा तो फर्स्ट ईयर में, जब पहली बार इंजेक्शन लगाया होगा, वाह क्या फीलिंग होगी उस समय। चिल्ला चिल्ला के कहा होगा कि मम्मी पापा मैंने आज इंजेक्शन लगाया। और गवर्नमेंट नौकरी के बाद जब कहते हैं कि 5 इंट्रामस्कुलर लगना है, तो इस तरीके से लेजीपन और मुंह बनाने का काम करते हैं बच्चों। इट्स योर वर्क, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिमेंबर योर डेज व्हेन यू आर इन द फर्स्ट ईयर। याद करिए उन दिनों का क्या एनर्जी हुआ करती थी बच्चों। इंट्रामस्कुलर लिए 4 फ्लोर दौड़ करके वार्ड में पहुंच जाते थे कि आज मुझे इंजेक्शन लगाने को मिला। और नौकरी के बाद देखा जाए तो अटेंडर को भी सिखा देते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, इंट्रामस्कुलर में ड्रग इंजेक्ट इनटू द डीप मसल्स टिश्यू, पहली बात। तो दूसरा, डिग्री ऑफ एंगल सभी को पता है, 90 डिग्री पे पुट करते हैं। डिग्री ऑफ एंगल 90 डिग्री पे पुट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ड्रग देने के बाद 10 से 20 मिनट में आपको उस ड्रग का रिजल्ट मिल जाएगा। सपोज किसी को दर्द हो रहा है, आपने वोवेरॉन या डाइक्लोफिनेक सोडियम या एसिक्लोफिनेक सोडियम इंट्रामस्कुलर लगाया है, तो पेशेंट पूछेगा आपसे कि डॉक्टर साहब आराम कब मिल जाएगा, तो आपको बोलना है 10 से 20 मिनट के बाद, क्योंकि 20 मिनट्स में वो ड्रग टारगेटिंग सेल और टिश्यू तक पहुंच जाती है और ड्रग का रिजल्ट आपको मिल जाता है बच्चों।
20 मिनट के लिए वो ड्रग रीच करेगी आपके टारगेटिंग सेल और टिश्यूज। इसके अलावा साइट पे क्वेश्चन बनेंगे, यहां पर साइट पे क्वेश्चन बनेंगे। याद रखना इंट्रामस्कुलर नेवर रब, याद रखना, ये तो दिमाग में डाल दो बच्चों, नेवर रब आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन जब भी आईएम लगाते हो, आईएम लगाने के बाद प्रेस नहीं करना है, रब नहीं करना है, इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। सभी करते हैं, सभी करते हैं। आधा काम तो आप करते हो और आधा काम अटेंडर करता दूसरे दिन सुबह तक। जब भी पेशेंट के पास जाएगा तो प्रेस करता मिलेगा। दिस इज रिडिकुलस, नेवर डू, नेवर डू। याद रखिएगा इंट्रामस्कुलर लगाने के बाद रब नहीं करना है, कभी भी रब नहीं करना है, क्योंकि वहां पर 3 ml तक ड्रग पड़ी है और आप लगे उस पर प्रेस करने के लिए, आसपास के सेल और टिश्यूज की तो आपने पूरी हालत ही खराब कर दी है, हालत ही खराब कर दी है। कभी भी नहीं करना बच्चों, कभी भी नहीं करना। इंट्रामस्कुलर में वेंट्रोग्लूटियल जो है, देखिए बच्चों यह क्वेश्चन बनेगा वेंट्रोग्लूटियल। मैं बता देता हूं वेंट्रोग्लूटियल जो है लेस कॉम्प्लिकेटेड साइड होता है, लेस कॉम्प्लिकेटेड साइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां से नर्व सप्लाई नहीं मिलता आसानी से, यहां से आसानी से नर्व सप्लाई नहीं मिलता बच्चों, इसलिए लेस कॉम्प्लिकेटेड साइड होता है। दूसरा लिखा बच्चों वेस्टस लेटरलिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज ऑफ यूज से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेंटावलेंट वैक्सीन है जिसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, वुपिंग कफ, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और डिप्थीरिया, 5 वैक्सीन एक साथ आती है और इसको हम कहां लगाते हैं? वेस्टस लेटरलिस। और याद होगा इन्फेंट का भी मोस्ट कॉमन साइड कौन है? वेस्टस लेटरलिस। कभी कभी यहां ऐसा लिखाता है लेटरल ऑफ थाई, गड़बड़। कभी कभी लेटरल ऑफ थाई आए तो भी राइट करना, लेटरल ऑफ थाई आए तो भी राइट करना बच्चों। इसके अलावा मिड डेल्टोइड और वीकेंड से डोर्सोग्लूटियल। एक और बात बोलता है, डोर्सोग्लूटियल जो है ये ट्रेडिशनल साइट है। ट्रेडिशनल का मतलब हो गया जब भी आपके सामने कोई बात करेगा कि मुझे इंजेक्शन लगाना है तो सीधा दिमाग कहां घूमता है? डोर्सोग्लूटियल। जो सबसे ज्यादा आईएम आप लगाते हो ना बच्चों, वो डोर्सोग्लूटियल है। इस तरीके से बटक्स को जब हम डिवाइड करते हैं और बटक्स के आउटर जो क्वाड्रेंट होता है उसके सेंटर में फिर उसको डिवाइड करते हैं, यहां पर जो हम इंजेक्शन पुट करते हैं वो डोर्सोग्लूटियल मसल्स में जाता है। किस में जाता है? डोर्सोग्लूटियल मसल में जाता है। और याद रखना रे बदमाश बच्चों, डोर्सोग्लूटियल मसल्स में जब इंजेक्शन दोगे ये क्या कॉज कर सकता है? ये डैमेज कर सकता है। क्या डैमेज कर सकता है? सिएटिक नर्व। क्या कर सकता है बच्चों? सिएटिक नर्व जो है ये डैमेज कर सकता है, जो आपकी बॉडी में लॉन्गेस्ट नर्व होता है, जो आपकी बॉडी में सबसे लंबा नर्व होता है। लॉन्गेस्ट नर्व जो एग्जाम में कहते हैं बच्चों, लॉन्गेस्ट नर्व जो एग्जाम में कहते हैं, सबसे लंबा नर्व पूछे तो सिएटिक नर्व होता है। और यदि आपने डोर्सोग्लूटियल इंजेक्शन लगाया और प्रॉपर आईएम सही जगह पे नहीं लगा तो समझ जाना उस लेग के अंदर पैरालाइसिस हो जाएगा, मतलब सिएटिक नर्व डैमेज हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि जब भी पेशेंट को आप इंट्रामस्कुलर में डोर्सोग्लूटियल लगाओगे तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? सिएटिक नर्व। जो लोग मेडिकल फील्ड में नहीं होते ना, उनको लगता है कि आपकी बॉडी में जब ज्यादा मसल्स होती वहां लगा देते हैं। कुछ को लगता है बटक्स पे कहीं पर भी लगा सकते हैं। ना बेटा ना, कहीं पर भी नहीं लगाते, 4 क्वाड्रेंट में। अब ये तो नॉलेज होना चाहिए ना, आप पेशेंट के पास स्केल लेके थोड़ी जाओगे, 4 टुकड़ों में डिवाइड करोगे, फिर आउटर क्वाड्रेंट में फिर 4 टुकड़े बनाओगे, तब तक तो भगा देगा आपको पेशेंट। तो अपर आउटर क्वाड्रेंट में आपको पुट करना है। याद रखिएगा डोर्सोग्लूटियल मसल्स होती है, आईएम लगाते समय हमें एस्पिरेट करके देखना, ब्लड आए तो नहीं लगाना है। एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम का क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसा पूछते हैं वेंट्रोग्लूटियल आप अप टू 3 ml लगा सकते हैं, वेस्टस लेटरलिस में अप टू 3 ml तक लगा सकते हैं, मिड डेल्टोइड में अप टू 1 ml लगा सकते हैं बच्चों, एग्जाम का एमसीक्यू। और डोर्सोग्लूटियल में फिर अप टू 3 ml लगा सकते हो। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जब भी आप लगाओगे तो मैक्सिमम कितना ml लगा सकते हो, तो आपको आंसर लिखना 3। और 3 ऑप्शन नहीं मिले तो आप 3 to 5 ml लिख सकते हो। 3 ऑप्शन नहीं मिले तो 3 to 5 ml आप लिख सकते हो। ये याद रखने वाली बात है बच्चों, इंट्रामस्कुलर जब भी लगाते हो 3 ml तक लगाया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा 3 वाला ऑप्शन नहीं मिले, 3 से 5 ml लिख सकते हो। बट
ये जो मिड डेल्टोइड की साइड होती है, मिड डेल्टोइड की साइड होती है, वहां हम 1 ml ही लगाते हैं बच्चों, यहां हम 1 ml ही लगाते हैं। आपने देखा होगा टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं, टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो याद रखना मिड डेल्टोइड में 1 ml आप लगा सकते हो बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इज एक्सप्रेस इन, इन्होंने कहा कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को किस में एक्सप्रेस करते हैं। देखिएगा, पर 100, पर 1000, पर 10,000, पर 1 लाख पॉपुलेशन। मैटरनल मोर्टिलिटी की बात करें बच्चों, मोर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, मोर्टिलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, दैट वी कैन से डेथ रेट, दैट इज द मैटरनल मोर्टिलिटी को बोलते हैं। फटाफट आंसर लिखिएगा बच्चों। अमर सिंह बिल्कुल सही, मोहित गोदवाल बिल्कुल सही, 1 लाख जिन्होंने लिखा है, 1 लाख जिन्होंने लिखा है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। हमेशा मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को 1 लाख पे एक्सप्रेस करते बच्चों। 10,000 मत लिखना, गलत हो जाएगा, 10,000 मत लिखना। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बिहार में कभी कभी पूछते हैं, तो 2020 का जो डाटा अपने पास आया है 46.8 पर 1000 लाइव बर्थ। देखिए कितना मतलब डेंजर वाला आंकड़ा आपको मिला है। 2020 का आंकड़ा कहता है बिहार में कि 46.8 पर 1000 लाइव बर्थ, 1000 जो लाइव बर्थ है ना, उसमें लगभग 46.8% बच्चे जो है वो डेथ हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा एग्जाम के पर्पज से हम बिहार सीएचओ का पेपर देने जा रहे हैं बच्चों। और याद रखना होगा कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बिहार में पूछेंगे तो मेरे बच्चों को आंसर लिखना है 46.8 पर 1000 लाइव बर्थ, पर 1000 लाइव बर्थ बच्चों। दैट्स अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो आपको सही आंसर पुट करना है। बिहार का जब भी पूछे तो आपको सही आंसर देना होगा। एक और गुड न्यूज आपके लिए बच्चों, राजस्थान सीएचओ 2020 में सबसे अधिक सिलेक्शन देने के बाद जल्दी ही आपके राजस्थान में सीएचओ की पोस्ट आ रही बच्चों। और सीएचओ की पोस्ट की तैयारी आप अभी से शुरू कर सकते हो। हम दुश्मन का वेट नहीं करेंगे, हमें अपने बुलेट्स को पहले से भर के रखना होगा। जो बच्चे राजस्थान में सीएचओ बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए JINC जोधपुर ने डिजाइन किया बच्चों वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज के साथ। मतलब यहां पर रिकॉर्डेड क्लास होगा, साथ में टेस्ट सीरीज भी होगी। रिकॉर्डेड क्लास के साथ टेस्ट सीरीज भी होगी। और कोर्स का प्राइस होगा बच्चों 1649 रुपए। और ये ऑफर 8 से 15 अगस्त तक है बच्चों। 8 से 15 अगस्त तक यदि आप इस कोर्स को परचेज करते हो, राजस्थान सीएचओ स्पेशल कोर्स, जहां पर वीडियो कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज दे दिया बच्चों। आपकी लगातार होने वाली डिमांड पर वीडियो कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जहां पर रिकॉर्डेड क्लास होगा, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट होंगे, जीके भी होगा, सब कुछ मिलेगा। प्राइस 1649 होगा और ऑफर 8 से 15 अगस्त तक चलने वाला बच्चों, जिसके लिए आपको बेहतरीन मौका। सीएचओ के लिए लगभग 3531 पोस्ट आने वाली है। तैयारी अभी से शुरू कर देना है। हमें दुश्मन का वेट नहीं करना है, हमें अपना ताकत अपने को खुद को बनाना है। और सही टाइम पे सही फैसले दुनिया बदलते हैं। सही वक्त पे लिया गया सही डिसीजन जिंदगी में तरक्की की ओर लेके जाता है। तो आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। सिंपल तरीका, प्ले स्टोर पे जाना है, JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल आईडी से लॉग इन करना है और आपको सीएचओ राजस्थान के इस कोर्स पे क्लिक करके अपने सपनों को साकार कर सकते हो बच्चों। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्टिंग JINC जोधपुर। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टाइम ऑफ सबक्यूटेनियस रूट अंटिल इफेक्ट ऑफ ड्रग। मतलब किसी पेशेंट को आपने सबक्यूटेनियस ड्रग दिया हुआ है, सबक्यूटेनियस 45 डिग्री एंगल पे देते हैं बच्चों, 45 डिग्री एंगल पे देते हैं, तो कितने टाइम बाद उस ड्रग का रिस्पॉन्स आएगा, कितने टाइम बाद उस ड्रग का रिस्पॉन्स आएगा बच्चों। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन लिखा 10 से 20 मिनट के बाद में, 15 से 30 मिनट के बाद में, 30 से 60 सेकंड के बाद में, या 5 मिनट के बाद में। ऑप्शन आपके सामने बच्चों। ए में लिखा 15 से 30 आपका राइट आंसर। फटाफट राइट आंसर पुट करेगा, फटाफट राइट आंसर पुट करेगा। सबक्यूटेनियस ड्रग लगाते इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू 45 डिग्री एंगल पे लगाते, 45 डिग्री एंगल पे लगाते हैं, तो उसका इफेक्ट जो है कितने टाइम में आता है बच्चों।
ऑलमोस्ट बच्चों ने सही लिखा 15 से 30, क्योंकि अभी मैंने इंट्रामस्कुलर आपको पढ़ाया था तो वो 10 से 20 मिनट था। आईवी की मैं बात करूं वो 30 से 60 सेकंड का बच्चों, और आपके पास एक ही ऑप्शन बचा 15 से 30 मिनट। यदि आईवी आप किसी पेशेंट को देते हो तो 30 टू 60 सेकंड में आपको ड्रग का इफेक्ट आ जाएगा। आईवी किसी पेशेंट देते हो तो 30 टू 60 सेकंड में रिजल्ट मिलेगा बच्चों। इसके अलावा मैंने मेंशन किया यहाँ पर आईवी 30 टू 60 सेकंड, और ये क्विक इफेक्ट देता पैरेंटल रूट में। आईएम मैंने 10 टू 20 मिनट्स लिखा, सबक्यूटेनियस 15 से 30 मिनट लिखा, और इंट्राओसियस कभी कभी पूछते हैं, देखिए क्वेश्चन एग्जाम का है। इंट्राओसियस का मतलब होता है इनटू बोन मेरो, इनटू बोन मेरो मतलब बोन मेरो में कोई ड्रग को देना, वो इंट्राओसियस कहलाता है, और इसका टाइम है इफेक्ट आने का 30 टू 60 मिनट, मतलब लगभग 1 घंटे का टाइम यहाँ पर लग जाता है यदि किसी पर्सन के बोन मेरो के अंदर आप इंजेक्ट करते हो ड्रग को। इंट्राओसियस का मीनिंग आता है, इंट्राओसियस का मीनिंग आता है, इंट्राओसियस का मतलब मैंने कहा बच्चों इनटू द बोन मेरो, इनटू द बोन मेरो। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच टाइम इज मोस्ट डिफिकल्ट टू कंट्रोल डायबिटीज ड्यूरिंग मैटरनिटी साइकिल, मतलब स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज हो गया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज हो गया तो हम कौन से टाइम सबसे डिफिकल्ट होता है उस डायबिटीज को कंट्रोल करना, कौन से टाइम सबसे डिफिकल्ट होता है डायबिटीज को कंट्रोल करना। ओके फाइन, ऑप्शन आपके सामने, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लास्ट ट्राइमेस्टर, लेबर एंड डिलीवरी, और वीक से परप्यूरियम। याद रखना बच्चों 0 से 12 वीक, 0 से 12 वीक, 13 से 28 वीक, और 29 टू 40 वीक, 40 वीक। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर, ये थर्ड ट्राइमेस्टर। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा टाइम सबसे डिफिकल्ट होता है डायबिटीज को कंट्रोल करना ड्यूरिंग मैटरनिटी साइकिल। ड्यूरिंग मैटरनिटी साइकिल मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से टाइम में हम डायबिटीज को कंट्रोल करना हमारे लिए सबसे टफ होता है, हमारे लिए सबसे टफ होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको आंसर लिखना। प्यूपेरियम जो है वो डिलीवरी के बाद का टाइम है, सी ऑप्शन बिल्कुल। योगिता दुबे बिल्कुल सही। लेबर और डिलीवरी टाइम थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इस ट्रोपोब्लास्ट के द्वारा सिक्रीट होकर के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंपोनेंट्स ऑफ अंडर 5 क्लिनिक आर एक्सेप्ट। अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अंडर 5 क्लिनिक के सारे कंपोनेंट्स है एक को छोड़ के, अंडर 5 क्लिनिक के सारे कंपोनेंट्स है एक को छोड़ के। ऑप्शन आपके सामने, केयर इन इलनेस, इम्यूनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और वी कैन से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो आपको सही आंसर पुट करना है। कंपोनेंट्स ऑफ अंडर 5 क्लिनिक आर एक्सेप्ट ए बी सी डी। 3 सही है एक को छोड़ के, 3 सही है एक को छोड़ के। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स फटाफट आंसर पुट करेगा, क्विक आंसर पुट करेगा। बिल्कुल, प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और वीकेंड से एसटीडी जो है ये कंपोनेंट्स में नहीं आता। यहां पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, केयर इन इलनेस, फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंटिव केयर, और वीकेंड से ग्रोथ मॉनिटरिंग, इवन हेल्थ एजुकेशन। एग्जाम के अंदर ये इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि कौन सा कंपोनेंट्स है कौन सा कंपोनेंट नहीं है। तो क्वेश्चन आपको पूछने से पहले याद रखना होगा, जो ट्राइंगल आपके सामने दिख रहा है उस ट्राइंगल के अंदर रिप्रेजेंट किया, सबसे पहले इलनेस का केयर इंपॉर्टेंट है, फैमिली प्लानिंग यहां पर इंपॉर्टेंट है, बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है, और प्रिवेंटिव केयर जिसमें प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव जो भी अपन मानते हैं ये सारे कंपोनेंट्स है। कहीं पर भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करना अंडर 5 क्लिनिक का पार्ट नहीं है, अंडर 5 क्लिनिक का पार्ट नहीं है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश is the immunity get by the body after attack of disease। आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज होता है, उस डिजीज के बाद डेवलप होने वाला, उस डिजीज के बाद डेवलप होने वाला इम्यूनिटी कौन सा होगा, कौन सा होगा? नेचुरल इम्यूनिटी होगा, पैसिव इम्यूनिटी होगा, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होगा, या एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा?
चार ऑप्शन आपके सामने है, विच इज द राइट आंसर? नेचुरल, पैसिव, आर्टिफिशियल और वी कैन से एक्वायर्ड। क्विक आंसर पुट करना बच्चों। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर नेचुरल पुट किया है। मिक्स आंसर मुझे मिल रहे हैं, ए भी मिल रहा है, एक्वायर्ड भी मिल रहा है। अरे बच्चों, डिजीज के द्वारा डेवलप हुआ है। पहली बात तो नेचुरल तो होने की सवाल ही नहीं है, नेचुरल होने का तो सवाल ही नहीं है। यदि आपको बीमारी हुई है, उसके द्वारा, कोई डिजीज के द्वारा आपको इम्यूनिटी डेवलप हुआ है। देखिए इतना आसान एमसीक्यू और आप गलत कर रहे हो बच्चों, आप गलत कर रहे हो बच्चों। पैसिव तो होगा नहीं, ना आर्टिफिशियल होगा, आपका ऑप्शन क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल कौन सी है? एक तो प्लेसेंटा के द्वारा मदर में आता है, मदर से बच्चे में आता है। प्लेसेंटा के द्वारा मदर से बच्चे में आता, दैट वी कैन से पैसिव नेचुरल, दैट वी कैन से पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी विल ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू कमिंग जनरेशन। तो हाउ कैन पॉसिबल? इतना इजी क्वेश्चन कैसे गलत कर रहे हो बदमाश बच्चों आप? अब मार खाने का काम कर रहे सर। When will the uterus normally reach level of Jiffy sternum? Important MCQ. During pregnancy, ये आपका जिफी स्टर्नम होता है, ये जिफी स्टर्नम होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके यूट्रस का जो लेवल है, ये जिफी स्टर्नम तक कब पहुंचता है? ये जिफी स्टर्नम तक कब पहुंचता है? क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, व्हेन विल द यूट्रस नॉर्मली रीचेस लेवल ऑफ जिफी स्टर्नम? कब? 32 वीक्स में, 36 वीक में, 40 वीक्स में, 42 वीक्स में। क्विक आंसर पुट करना बच्चों। चार ऑप्शन आपके सामने मैंने पूछा है, जिफी स्टर्नम पूछा है, जिफी स्टर्नम। सोच के आंसर दो, कॉपी पेस्ट मत करना रे बच्चों। जिफी स्टर्नम पूछा है, नॉट। सोच के आंसर पुट करिएगा, सोच के। कॉपी पेस्ट किया तो फिर मार पड़ेगी, कॉपी पेस्ट किया तो फिर मार पड़ेगी बच्चों। बिल्कुल सही, जिफी स्टर्नम, दैट वी कैसे जिफी स्टर्नम। यहां तक पूछा है मैंने आपसे। 32 नहीं होगा रे बच्चों, 36 होगा, 36 होगा। देखिएगा 36 होगा। आई वॉज पुटेड वेरी वेल, हियर यू कैन सी। जैसे पेशेंट का धीरे धीरे एब्डोमेन एनलार्जमेंट होता है, तो 12 वीक में यूट्रस कैन बी पैल्पेट जस्ट अबव द सिम्पाइसिस प्यूबिस। 12 वीक की प्रेगनेंसी होगी तो हम सिम्पाइसिस प्यूबिस के ऊपर फेल्ट कर पाते हैं, जस्ट अबव द सिम्पाइसिस प्यूबिस। 12 वीक का मतलब लगभग 3 मंथ का। देन जैसे ही 16th वीक तक जाएंगे, द हाफ वे बिटवीन सिम्पाइसिस एंड अम्लाइकल, मतलब अम्लाइकल और सिम्पाइसिस के सेंटर में पहुंच गए। 12 वीक, 16 वीक और 28 वीक, 20 वीक में एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस। Then 28 वीक में फंडस रेज 1/3 ऑफ द वे बिटवीन अम्लाइकल एंड जिफी स्टर्नम। और 32 वीक वाले बच्चों 1/3 बिटवीन अम्लाइकल एंड जिफी स्टर्नम। मैंने पूछा था एग्जैक्टली एट द लेवल ऑफ जिफी स्टर्नम, एट द लेवल पूछा बच्चों, एग्जैक्टली एट द लेवल ऑफ जिफी स्टर्नम पूछा है, तो आंसर 36 होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 16 वीक वाला, ये 12 वीक वाला क्वेश्चन आता है, 28 वीक वाला क्वेश्चन आता है। तो हमें थोड़ा संभल के आंसर देना होगा, बिकॉज ये वन लाइनर क्वेश्चन ही ज्यादा धोखा देते हैं बच्चों। केएमसी क्या है? कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर क्या बच्चों? कोमल डाबरिया, शुक्रिया डियर। केएमसी, व्हाट डू यू मीन? कंगारू मदर केयर पे भी क्वेश्चन आजकल बहुत पूछने लगे हैं। कंगारू मदर केयर मीन्स क्या? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, बैक टू बैक कॉन्टैक्ट, हेड टू हेड कॉन्टैक्ट, और वी कैन से कॉन्टैक्ट ऑफ बेबी विद द मदर क्लोथ। मदर के कपड़ों से कॉन्टैक्ट, स्किन के साथ स्किन का कांटेक्ट, बैक टू बैक कांटेक्ट, हैंड टू हैंड कांटेक्ट। इतना आसान एमसीक्यू गलत हुआ ना, फिर सीख लेना बच्चों। इतना आसान एमसीक्यू गलत। केएमसी, कंगारू मदर केयर की बात कर रहा हूं बच्चों, कंगारू मदर केयर की बात कर रहा हूं। आसान एमसीक्यू बिल्कुल। राइट आंसर आपका है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। एग्जैक्टली क्या होता है? एक तो ये ब्रेस्ट फीडिंग में रोल प्ले करता है, एक टेम्परेचर को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है कंगारू मदर केयर, और डेफिनेटली ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा। मदर की स्किन मतलब क्या होता है? मदर की स्किन और बच्चे की स्किन जो है, दैट कम्स टुगेदर टू मेंटेन टेम्परेचर, टू एनकरेज फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, टू एनकरेज फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन आता है कि कंगारू मदर केयर जो है कंटिन्यू लो बर्थ वेट बेबी को कब तक देते हैं? जब तक उस बच्चे का वेट जो है 2500 ग्राम तक नहीं पहुंच जाए, उसको कंगारू मदर केयर देते हैं। लो बर्थ वेट बच्चा है
कब तक देंगे? टिल, कब तक देंगे? जब तक उसका वजन 2500 ग्राम तक नहीं पहुंचे। जब तक उसका वजन 2500 ग्राम तक नहीं पहुंचे तब तक कंगारू मदर केयर प्रोवाइड किया जाता है टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, टू डेवलप बाउंडिंग, टू एनकरेज फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। अलग अलग पैरामीटर यहां पर मिलने वाले बच्चों। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए हार्मोन सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन। क्योंकि ये एक ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, परमानेंट एमसीक्यू है, तो इसको रिवाइज करना भी जरूरी था कि हार्मोन सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका काम देखना बच्चों। मिल्क प्रोडक्शन वर्ड याद रखना, मिल्क प्रोडक्शन वर्ड याद रखना। देखिए रास मौर्या donating 20 rupees to the JINC student fund. शुक्रिया राज to contributing in a JINC student fund. Thank you so much. क्वेश्चन कहता है कि कौन सा हार्मोन है जो मिल्क प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है? प्रोलैक्टिन लिखा हुआ है, प्रोजेस्टेरोन लिखा हुआ है, ऑक्सीटोसिन लिखा हुआ है, ईस्ट्रोजन लिखा हुआ है। देखिए आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। अब तो गलत आया ना, फिर तो कैमरे से आपके मोबाइल में आके आपकी मार लगानी पड़ेगी बेटा। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट लिखा है। सभी को पता है प्रोलैक्टिन जो है, पी से याद रखना प्रोलैक्टिन और पी से याद रखना प्रोडक्शन, पी से याद रखना प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, क्वेश्चन कंफ्यूजन। पी से प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है और ये हार्मोन का काम होता है स्टिमुलेट टू प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। बट यहां पर आपसे पूछे है ऑक्सीटोसिन, तो थोड़ा सा फर्क है, देखना बच्चों, थोड़ा सा फर्क है। ये आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता हुआ, लव हार्मोन बोलते हैं। मिल्क इंजेक्शन और लेट डाउन का काम करता है, मतलब मिल्क को प्रोड्यूस करने का काम प्रोलैक्टिन करता है, मिल्क को बाहर लाने का काम ऑक्सीटोसिन करता है, मिल्क को बाहर लाने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। मैं क्लियर लिखा ऑक्सीटोसिन दैट वी कैन से लव हार्मोन फॉर मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स लेट डाउन, और वी कैन से ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स। ये पेशेंट का ब्रेस्ट है, मिल्क का प्रोडक्शन तो यहां पर हो गया, उसको बाहर लाने का काम कौन करे? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन याद रखना ओ से आउट, ओ से आउट करना। प्रोलैक्टिन से पी से याद रखना प्रोड्यूस करना, पी से याद रखना प्रोड्यूस करना। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है। जहां मैं बात करूं प्रोलैक्टिन, जहां मैं बात करूं प्रोलैक्टिन से याद रखना प्रोडक्शन, पी से याद रखना। जहां मैं बात करूं ऑक्सीटोसिन, याद रखना आउट का मतलब हो गया मिल्क का बाहर आना, मिल्क का बाहर आना। कंफ्यूज मत होना। शुक्रिया शिवानी चौहान, कंफ्यूज मत होना बच्चे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि स्विचिंग फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट मिल्क टू द नॉर्मल फीडिंग इन्फेंट को क्या बोलते हैं? जब मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है, उससे राइस वाटर और दाल वाटर पे बच्चे को ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? ट्रेल फीडिंग कहलाता है, वीनिंग कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, या रिप्लेसमेंट फीडिंग कहलाता है? रिप्लेसमेंट फीडिंग कहलाता है। आपने सुना होगा इंट्रोडक्टरी ऑफ सप्लीमेंट फूड विथ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को चल रहा है, साथ में सप्लीमेंट फूड को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि मदर के ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चा नॉर्मल फूड पे डिलीवर करके कन्वर्ट किया जाए। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वीनिंग। क्या बोलते हैं? वीनिंग। अच्छा, ये वीनिंग कौन से टाइप होता है? 4 to 6 मंथ की एज में वीनिंग का टाइम क्या बच्चों? 4 to 6 मंथ में वीनिंग। याद रखिएगा, वीनिंग का मतलब होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लीमेंट फूड अलोंग विद द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ सप्लीमेंट फूड को देना, वी कैन से वीनिंग। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनिशियली जो मदर है बच्चे को एटलीस्ट 8 to 12 टाइम फीडिंग करवाती है। जब बच्चा पैदा होता है 8 से 12, जब बच्चा पैदा होता है तो इनिशियली 8 to 12 टाइम बच्चे को फीडिंग करवाना होता है, 8 से 12 बार। देन इनिशियली फीडिंग जो है 5 से 10 मिनट तक ईच ब्रेस्ट को करवाना। एक ब्रेस्ट है ये दूसरा ब्रेस्ट है, तो कम से कम 5 से 10 मिनट एक ब्रेस्ट को, फिर दूसरे ब्रेस्ट को देना है। अदरवाइज मिल्क जो है वो ब्रेस्ट में एक्यूमुलेट हो जाएगा और कहीं की पेशेंट को ब्रेस्ट में हार्डनेस फॉर्म कर देगा, डिफिकल्टीज होगी मदर को, क्योंकि जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसको एक्सक्रीट करना जरूरी होता, बच्चों। इवन ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी अवॉइडेड यदि HIV मदर है, यदि मदर जो है वो HIV पॉजिटिव है तो ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करना। इट रिस्क फैक्टर, ये क्या है बच्चों? रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर किसका है बच्चों? HIV एड्स डेवलप कर सकता है कमिंग जनरेशन को HIV एड्स डेवलप कर सकता है।
इवन बर्पिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बर्पिंग वर्ड जो है मैं आपको भी बताना चाहता हूं, बहुत सारी मदर्स जो होगी क्लास को वॉच कर रही होगी, या घर में छोटा बच्चा होगा, माएँ क्या करती है, बच्चे को फीड करवाया और फीड करवा के सीधा बेड पे, और बच्चा वॉमिटिंग करके पूरा मिल्क बाहर। दिस इज टोटली रॉन्ग वे। बेबी को क्या करना है, लेफ्ट शोल्डर पे लेटाना है, बच्चे को लेफ्ट शोल्डर पे लेटाना है, और दोनों स्केपुला के बीच की जो जगह है वहां धीरे धीरे बर्पिंग करना है। बर्पिंग क्या करेगा, जो बेबी ने मदर के ब्रेस्ट को सक करते समय एयर को स्टोमक में ले गया, उस एयर को निकालना है, उस एयर को निकालना है। तो जैसे जैसे आप बच्चे को मारना नहीं है, बर्पिंग करना है, ऐसा धीरे। हाथ किसी के बड़े बड़े होते हैं ना, एक जोर से मारोगे पूरा दूध बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं, धीरे धीरे ऐसे बर्पिंग करना है, जिससे एयर एस्केप होगा। एयर जो है वो एस्केप होगा, फिर आप भले बच्चे को उल्टा लटका के पटक दो, मिल्क वापस नहीं आएगा। तो ये तो करना है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनके खुद के छोटे बच्चे हैं, जब भी मदर उसको फीड करवाती है, फीड करने के बाद सीधा बेड पे मत डालना रे बदमाश बच्चों, पहले उसको बर्पिंग करना। बर्पिंग विल हेल्पिंग टू एस्केपिंग एयर फ्रॉम द स्टोमक टू प्रिवेंट रीगर्जिटेशन। बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। छोटे बच्चों को रखोगे एनआईसीयू पीआईसीयू में ड्यूटी करके देखना, सारी कहानी समझ में आ जाएगी बच्चों। इवन कोलेस्ट्रॉम जो है फर्स्ट मिल्क को बोलते हैं। फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं बदमाश बच्चों, कोलेस्ट्रॉम। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट मिल्क को किस नाम से जानते हैं, दैट वी कैन से कोलेस्ट्रॉम, दैट वी कैन से कोलेस्ट्रॉम। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आर यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, आर यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। तो आज की मैराथन क्लास जो था, आज की मैराथन क्लास में हमने कोशिश की कि वो इंपॉर्टेंट डाटा आप तक डिलीवर कर पाऊं जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेशली बिहार सीएचओ में आपकी मदद कर पाए। तो एक छोटी सी कोशिश थी मेरी, मैं हर एग्जाम से पहले मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के लिए कुछ नया करने की कोशिश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने पढ़े इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आने वाले पेपर में आपको मिलेंगे। यदि ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो उन बच्चों को जरूर शेयर करना जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, किसी वजह से नहीं पढ़ पा रहे। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। कैरी ऑन करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और जिंदगी में अग्रसर रहें। मैं जेआईएनसी परिवार की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेष कहता हूं। आज से ही जाइए, धमाका करके आइए 13 अगस्त को आपके अपने बिहार सीएचओ के एग्जाम में, और मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट होने वाले। तो एक बार फिर से आपको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। अपना बेस्ट करिएगा, आपसे बेहतर कोई नहीं और दुनिया में, जो आप कर सकते हो और कोई कर नहीं सकता। फिर एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।